अस्सलाम वालेकुम। 2 साल से हुकूमत को पूरी अपोजिशन ने इतना नुकसान नहीं पहुँचाया था जो खुद वज़रा ने हुकूमत को पहुँचा दिया। हुकूमत रोज़ ऐसा ज़ाहिर करती है कि शायद उन्हें अपोजिशन के एहतजाज की कोई फ़िक्र ही नहीं है, लेकिन वज़रा की बातें तो ये ज़ाहिर करती हैं कि आजकल इनके जहन पे सिर्फ अपोजिशन का एहतजाज छाया हुआ है। ये वो मौका है कि जब हुकूमत और तहरीक इंसाफ को सोच समझ के फ़ैसले करने चाहिए। बात करने से पहले सोच लेना चाहिए कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी ही नादानी से अपोजिशन की तहरीक को ये लोग मज़ीद हवा दे रहे हों। ऐसा तो नहीं लग रहा कि हुकूमत ने इस हवाले से कोई होमवर्क किया, वही पुरानी हथकंडे, वही पुरानी हिकमत अमली अब भी इख्तियार की जा रही। मसलन इस बात की क्या ज़रूरत है कि रावलपिंडी में अवामी ताकत का मुजाहरा किया जाए। हुकूमत का ये काम नहीं है कि वो जलसे करे। अपोजिशन ने न जाने जलसे करने भी हैं या नहीं, ये भी डर है कि इनकी तहरीक वबा की दूसरी लहर के शोर शराबे में ना दफन हो जाए कहीं। लेकिन अगर हुकूमत खुद जलसे करने लगे तो इनसे अपोजिशन के कारकुनों में एक जोश और जज्बा पैदा हो जाता है। वो ना चाहते हुए भी जलसों में शरीक होते हैं ताकि अपनी बरतरी साबित कर सकें। और इस चीज़ को भी रद्द नहीं किया जा सकता कि पीटीआई हुकूमत के अंदाज़ों से कहीं ज़्यादा पीडीएम के जलसों में लोग शरीक हो सकते हैं। ख़ासतौर गुजरांवाला जो है वो तो मुस्लिम लीग नून का सियासी गढ़ है। पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम फ़े और दीगर सियासी जमातें भी गुजरांवाला के जलसे में लोगों को लाने में अहम किरदार अदा कर सकती हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि हुकूमत अपोजिशन के ख़िलाफ़ जितनी भी तकरीरें करेगी उतनी ही उसमें जान पड़ जाएगी। वज़ीर मुशीर इनकी दिन में 4-4 बार अपोजिशन के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, आखिर किसको फ़ायदा पहुँचा रही हैं? क्या हुकूमत ने तस्लीम नहीं कर लिया कि इस अपोजिशन की तहरीक से ख़तरा है? महज ये कह देने से कुछ नहीं होता कि अपोजिशन अवामी हमायत से महरूम है और इसके बाद जलसे करने के लिए लोग ही नहीं हैं। असल किस्सा तो ये है कि सारी हुकूमत अपोजिशन की तहरीक को नाकाम बनाने पर लग गई है। अभी पहला जलसा हुआ नहीं है और हालत यह है कि तहरीक आगे बढ़ी तो क्या होगा। असल हकीकत जिस पे हुकूमत का तवज्जो देनी चाहिए वो मईशत है, जिसने अवाम को ज़मीन से लगाया हुआ है। माशी रिलीफ देने के लिए कोई राह नहीं निकाली गई तो हुकूमत के लिए बहुत मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। और दूसरी जानिब जनाब एतजाज़ अहसन का कहना है कि अपनी जमात को यही मशवरा देता हूँ कि नवाज शरीफ पर एतमाद मुश्किल है। नवाज शरीफ ने मुलाकातों पर पाबंदी लगाई है, लेकिन शहबाज शरीफ जेल में और जेल में मुलाकातें आसान में हो जाती हैं। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी ग्रेटर गेम का हिस्सा है। शहबाज शरीफ को पीडीएम की क़यादत करनी चाहिए थी, लेकिन शहबाज शरीफ सारी जिम्मेदारी बिलावल पर डाल के खुद जेल चले गए। और अगर बिलावल क़यादत करेंगे तो कहेंगे सिंध कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर मुराद अली शाह जुलूस को लेकर पंजाब आएंगे कहा जाएगा सिंध ने पंजाब पे हमला कर दिया। एतजाज़ हसन का तो ये भी कहना है कि मौलाना फजल रहमान का इसरार ज़्यादा था, इसलिए उन्हें पीडीएम का सरबराह बनाया गया। मौलाना मसलकी और मजहबी कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये मुस्तकबिल में पीडीएम की सियासत के लिए इंतहाई नुकसानदेह होगा। ये उन्होंने वही बात की है जिसका मैं अपनी गुज़िश्ता वीडियोज़ में बार बार जिक्र करता आया हूँ कि पीपल्स पार्टी और नून लीग का साथ चलना मुश्किल है। दोनों पार्टीज़ की लीडरशिप ने चाहे जो भी फैसला किया हो, लेकिन नीचे के लेवल पे अभी भी दोनों के लीडरान और कारकुनान एक दूसरे को शक की निगाह से ही देखते हैं। क्योंकि एतजाज़ से पहले ख्वाजा आसिफ का एक बयान भी आसिफ जरदारी के हवाले से आ चुका है, जिसकी वजाहत नवाज शरीफ को खुद करनी पड़ी। इसे मुझे तो इसमें कोई शक नहीं है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग का ये निकाह जो है ज़्यादा देर नहीं चलता। और दूसरी जानिब मौलाना फजल रहमान के साथ भी पीपल्स पार्टी के मसाइल वाज़ेह नज़र आ रहे हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी की होम ग्राउंड इंटीरियर सिंध है। इंटीरियर सिंध में मौलाना की जमात पीपल्स पार्टी की सबसे बड़ी हरीफ बन चुकी है। ऊपर से इस अपोजिशन का इत्तेहाद, सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ सब ही वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं, जो इस इत्तेहाद के आगे चलने में सबसे बड़ी रुकावट है। लेकिन मौजूदा सियासी सूरत हाल में आजमाइश सबकी, अपोजिशन भी की भी, हुक्मरानों की भी और ख़ासतौर इदारों की भी। क्योंकि ये तो नज़र आ रहा है कि सियासी दंगल तो लग कर ही रहेगा। जलसे, जुलूस, तहरीक और एहतजाजों के लिए मौसम भी साजगार है। ऊपर से बढ़ती महंगाई और हुकूमत की नादानियों ने अवाम का हुकूमत से नाला रहने वाला माहौल भी बना दिया। इसलिए अपोजिशन इसको हर सूरत कैश करना चाहती है। और दूसरी जानिब अवाम भी खौफजदा है कि इस हुकूमत का मुतबादिल अगर वही है जो गुज़िश्ता इतने अरसे से इस मुल्क पर हुकूमत करते रहे, जिनकी इमलाक, मीरास, बैंक बैलेंस बढ़ते गए, बढ़ते ही जा रहे हैं, जो खुद अमीर से अमीर होते जा रहे हैं, लेकिन मुल्क गरीब से गरीब हो रहा है, तो क्या फिर वही बारियां लेने वाले आ जाएंगे? और इनमें कोई भी अपनी लूट मार पर माफ़ी मांगने को तैयार नहीं, कोई भी अपनी गलत पॉलिसीज़ के इतराफ़ करके ये नहीं बता रहा कि वो आइंदा अवाम की बेहतरी कैसे करेगा, IMF के चुंगल से कैसे निजात देगा। और फिर यही सवाल अपोजिशन के गले की हड्डी बना बैठा कि खालिस जमहूरियत, हकीकी आइनी माहौल की अगर सच्ची आरजू है तो सियासी पार्टियाँ पहले अपने अंदर जमहूरियत क्यों नहीं ला रही? बादशाहत रवैयों पे क्यों गालिब है? शहजादे, शहजादियाँ, वफादार सियासी रहनुमा, कारकुनान पे क्यों सबकत ले जाते हैं? अब आप देखें, नवाज शरीफ खुद जेल में बैठने को तैयार नहीं है। वो अपने बेटों हसन हुसैन को भी लंदन
سے پاکستان آ کے جیل بیٹھنے کا حکم نہیں دیتے، وہ سلمان شہباز کو بھی کچھ نہیں کہتے، شہباز شریف کے مفرور دمادوں کو بھی کچھ نہیں کہتے کہ تم لوگ ہی واپس جاؤ پاکستان کی جیلیں بھرو، لیکن پاکستانی صحافیوں اور عوام سے کہتے ہیں کہ وہ قربانی دیں اور جیل میں بیٹھ جائیں۔ مزے کی بات ہے کہ دیکھیں جب وہ یہ فرما رہے تھے تو اس وقت ان کے بغل میں ان کے سمتی اسحاق ڈار بھی کھڑے تھے، وہ پتہ نہیں کب سے باہر ہیں، اور عدالتوں نے کیا کیا ان کے متعلق کہا ہوا ہے۔ انہیں بھی نہیں کہا کہ ڈار صاحب آپ قربانی دے دیں، آپ بھی پاکستان جائیں، جیل بیٹھیں، وہی جیل کاٹے نا جو پاکستانی عوام اور صحافیوں کے لیے ہے۔ لیکن دولت اور اقتدار انجوائے کریں، نواز شریف ان کے بیٹے، شہباز شریف ان کے داماد، اور پاکستانی قوم اسی کام کے لیے رہ گئی ہے کہ ہر پارٹی لیڈر کے لیے جیلیں بھگتے اور وہ سب عیاشی کریں اور دنیا بھر کی جائیدادیں بنائیں۔ سوال یہ ہے کہ آئین سے ماورا اختیارات استعمال ہوتے کیوں ہیں؟ اگر سیاستدان بھی آئین کے دائرے میں رہیں تو اداروں کو بھی آئینی دائروں میں محدود رکھنا آسان ہے۔ پاکستان کا ہر خیر خواہ یہ چاہتا ہے کہ ملک میں حقیقی جمہوریت ہو، سب ادارے اپنا اپنا کام کریں، لیکن یہ جلسے جلوس سے 300 طن بیانات سے تو نہیں، منظم سیاسی حکمت عملی سے ممکن ہے۔ ہمارے حکمرانوں کو بھی عوام کا شدید درد شاید تبھی آتا ہے جب وہ خود سے مشکل میں ہوتے ہیں، اس لیے متحدہ اپوزیشن نے وہ تمام حربے آزمانے کا فیصلہ کر لیا جو انہیں جیل کی سلاخوں سے اقتدار کے ایوانوں تک رسائی دلا سکتے ہیں۔ اسی لیے اسٹیبلشمنٹ اصل قصوروار قرار دینے کے بعد اب حکومتی پالیسیوں پہ تنقید اور وزیر اعظم کی وکٹ گرانے کی پالیسی پہ بھی ترتیب دی جا رہی ہے۔ آسان الفاظ میں حکومتی ناکامیاں اپنی جگہ، مگر اپوزیشن بھی عوام کو نئے خواب، نئی تسلیاں اور ان کا اعتماد حاصل کرنے میں مجھے اتنی کامیاب نظر نہیں آتی۔ لیکن آئندہ حالات مجھے بگڑتے نظر آ رہے ہیں۔ اس کی ایک بڑی سمپل میتھس یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت کو آپ جو مرضی کہیں، الیکٹڈ ہے سلیکٹڈ ہے، وہ 30% ووٹ کے ساتھ آئی ہوئی ہے، اور یہ تمام اپوزیشن ملا کر 70% ووٹ بینک ہے، اور اگر یہ 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ یہ اپوزیشن کسی طرح کھڑی رہتی ہے تو پھر اس حکومت کے لیے انتہائی مشکل وقت آنے والا ہے۔ اور جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ جنوری جو ہے مجھے بہت اہم مہینہ نظر آ رہا ہے۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔